हमारा चौथा प्रश्न है, यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई 0.06 सेंटीमीटर है। तो फ्रिंज की चौड़ाई को हम किससे डिनोट करते हैं? फ्रिंज की चौड़ाई को हम एक्स लिखते हैं, जो कितनी है 0.06 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको मीटर में बदल लेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 10⁻² से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर बटे सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 0.06 गुणे 10⁻² मीटर। ये हो गया एक्स बराबर 6 गुणे 10⁻4 मीटर। अब आगे है, तथा प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो हमारा एंगस्ट्रॉम लैम्डा बराबर कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इसको मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 6000 गुणे 10⁻−10, मतलब हम 10⁻−10 से गुणा कर, ये 6000 गुणे 10⁻−10 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 6 गुणे 10⁻−10, ये और ये 3 जीरो, मतलब ये 10⁻³ है। तो ये हो जाएगा 10⁻7 मीटर। तो हमारा लैम्डा बराबर कितना आ गया, 6 गुणे 10⁻7 मीटर। फिर आगे है, यदि स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी 1 मीटर हो, मतलब हमारा कैपिटल डी बराबर कितना है, 1 मीटर, तो कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, और वो कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, उसको स्मॉल डी कहते हैं। स्मॉल डी मतलब स्लिटों की चौड़ाई। तो स्लिटों की चौड़ाई हमारी क्या है, स्मॉल डी, और हमें स्मॉल डी निकालना है। तो हमें पता है कि एक्स बराबर कैपिटल डी लैम्डा बटे स्मॉल डी होता है। तो हम स्मॉल डी को इधर ले जाएंगे और एक्स को इधर लाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल डी बराबर डी लैम्डा बटे एक्स। अब ये हम सारे मान यहाँ पर रख देंगे, एक्स का, लैम्डा का और इस कैपिटल डी का मान यहाँ पे रखेंगे, तो हमें स्मॉल डी मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 गुणे लैम्डा का मान कितना था, 6 गुणे 10⁻−7 मीटर, और ये 1 मीटर था, बटे ये एक्स का मान कितना था, एक्स का मान था 6 गुणे 10⁻4 मीटर। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ये 6 से 6 कट जाएगा और 1 मीटर से मीटर कट जाएगा। तो अब हम 10⁻4 को ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल डी बराबर 10⁻7 गुणे 10⁻4 मीटर। ये 10 की घात जो -4 था, ये ऊपर जाके +4 हो गया, और ये -7 है, तो ये दोनों अब जुड़ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डी बराबर 10⁻3 मीटर, और 10⁻3 मीटर बराबर कितना होता है, ये होता है 1 मिलीमीटर। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, ये हो गया डी बराबर 1 मिलीमीटर, डी बराबर 1 मिलीमीटर। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा 5वां प्रश्न है, दो तरंगे जिनके दोलन आयाम क्रमशः A1 मिलीमीटर तथा A2 12 मिलीमीटर हैं। दो तरंगे जिनके दोलन आयाम क्रमशः 5 मिलीमीटर तथा 12 मिलीमीटर हैं। तो मान लीजिए पहली तरंग का आयाम कितना है, A1, जो कि कितना है 5 मिलीमीटर, और दूसरी तरंग का जो दोलन आयाम है वो क्या है, मान लेते हैं कि A2 है, और वो कितने के बराबर है, वो है 12 मिलीमीटर के बराबर। एक माध्यम में एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो कह रहा है कि जो ये दोनों तरंगे हैं वो एक ही माध्यम में चल रही हैं और एक ही दिशा में भी चल रही हैं। उन बिंदुओं पर परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए जिन पर कलांतर पाई तथा π/2 हो। तो अब हमसे परिणामी आयाम पूछ रहा है, जहाँ पे हमारा कलांतर कितना है, पाई है और π/2 है। तो पहली बार में क्या बताना है, पहली बार में परिणामी आयाम बताना है जहाँ पे कलांतर पाई हो, और दूसरी बार में जहाँ पर कलांतर π/2 हो। अब देखिए, परिणामी कलांतर क्या होता है, वो होता है a बराबर वर्गमूल के अंदर A1 का वर्ग प्लस A2 का वर्ग प्लस 2A1 A2 cos फाई। और ये फाई क्या है, फाई मतलब कलांतर है। ये जो फाई है वहाँ पे ये मान रखा जाएगा। तो हम A1 और A2 का मान रख लेते हैं, उसके बाद हम पहला और दूसरा कलांतर का मान रख के फिर इसका जो है उत्तर निकालेंगे। तो a बराबर किसका वर्ग होगा, 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस 2 गुणे 5 गुणे 12 और
कॉस फाई। तो ए बराबर कितना हो गया, ये हो गया 25 धन 144 धन 120 कॉस फाई। तो ये दोनों जोड़ने पे कितना हो गया, ए बराबर 169 धन 120 कॉस फाई। अब हम अपना पहला वाला देखते हैं कालांतर कितना है। तो चलिए यहाँ से पहला वाला प्रश्न जो है, इसका पहला वाला भाग वो शुरू करते हैं। हमें तो जो कैलकुलेशन जो है दोनों में करनी थी वो हमने पहले ही कर लिया है। अब हमें केवल फाई का मान रख के अपना उत्तर निकालना है। तो जब फाई का मान कितना रखेंगे, फाई बराबर पाई रखेंगे। पहली बार में फाई बराबर पाई दिया है, कालांतर का मान पाई है। तो जब पाई रखेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल 169 प्लस 120 कॉस पाई। अब देखिए कॉस पाई का मान कितना होता है, कॉस पाई का मान होता है -1। कॉस पाई बराबर -1। देखिए कैसे, ये अगर मान लेते हैं कि ये कॉस थीटा है तो हमारा जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है। ये 0 पे होता है, ये पाई/2 पे, मतलब जब थीटा बराबर 0 होगा तो वो 1 होता है, जब पाई/2 होता है तब ये 0 होता है, और जब पाई होता है, ये देखिए यहाँ पे जब ये पाई होगा तो ये -1 होता है। यहाँ पे 1 और ये -1, और ये इसी में जो है 1 और -1 के बीच में ही हमेशा रहता है। तो कॉस पाई का मान कितना हुआ, -1। तो अब यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए बराबर वर्गमूल के अंदर 169 प्लस 120 और गुणे -1। तो ये हो जाएगा ए बराबर 169 माइनस 120, और ये घटाने पे हो गया वर्गमूल के अंदर 49। तो ए बराबर कितना आ गया, 7 मिलीमीटर। तो हमारा पहले भाग का जो उत्तर हुआ वो क्या हुआ, परिणामी आयाम ए बराबर 7 मिलीमीटर। अब इसका दूसरा भाग देखते हैं, जहाँ पर फाई बराबर कितना है, पाई/2। तो हम जानते हैं कि कॉस पाई/2 बराबर 0 होता है। तो इसलिए हमें इस बार ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमें बस इसमें जो है 169 धन 120 कॉस फाई में कॉस फाई की जगह पे 0 रख देना है। तो हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, ए बराबर 169 प्लस 120 गुणे 0। तो हमारा ये वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। बस वर्गमूल के अंदर 169 बचेगा। कितना बचेगा, वर्गमूल 169। तो ए बराबर कितना हो गया, 13 मिलीमीटर। हमारा 6वां प्रश्न है, 2 व्यतिकरण स्रोतों से निकली तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:1 है। तो मान लीजिए जो पहली तरंग की तीव्रता है वो कितनी है, I1 है, और दूसरे तरंग की तीव्रता है I2। तो अब I1/I2 कितना दिया है प्रश्न में, वो दिया है 16/1। तो इसका अगर हम दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर ये क्या इंप्लाई करेगा, वर्गमूल के अंदर I1/I2 बराबर 4/1। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4, और 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। तो अब हमें इसको रख लेना है, अभी ये प्रश्न में आगे इस्तेमाल करेंगे इसको। फिर आगे है उनके आयामों का अनुपात क्या है। तो अब हमें उनके आयामों का अनुपात बताना है। तो अब हमें पता है कि जो किसी भी तरंग की तीव्रता होती है वो उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या होती है, किसी भी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो अगर हम यही पहली तरंग के लिए लिखना चाहेंगे इसी समीकरण को, तो क्या लिखेंगे, I1 किसके समानुपाती है, A1 के स्क्वायर के, और I2 A2 के स्क्वायर के समानुपाती। यहाँ पे A1 क्या है, पहली तरंग का आयाम है, और A2 दूसरी तरंग का आयाम है। अब दोनों को हम भाग दे देंगे, मतलब ये मान लेते पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। तो पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, I1/I2 बराबर A1 का वर्ग बटे A2 का वर्ग। और हमसे प्रश्न ने क्या पूछा है, हमसे प्रश्न ने A1/A2 पूछा है कि A1/A2 क्या होगा, ये वर्ग है, ये इसको फिर से लिखते हैं, A1 का वर्ग बटे A2 का वर्ग। ये क्या है, I1 क्या है, पहली तरंग की तीव्रता है, A1 पहली तरंग का आयाम है, I2 दूसरी तरंग की तीव्रता, और A2 दूसरी तरंग का आयाम है। और क्या हमें क्या पता है, किसी भी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है।
तो हमने जो है पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से भाग दिया तो क्या आया, I1/I2 बराबर A1 का वर्ग बटे A2 का वर्ग। अब हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, I1 का वर्गमूल बटे I2 का वर्गमूल बराबर A1/A2, और हमें A1/A2 ही चाहिए था। तो A1/A2 यहाँ से क्या हो गया, A1/A2 बराबर, ये देखिए हमने यहाँ पे क्या निकाला था, वर्गमूल I1/I2 बराबर 4/1। तो ये वाला मान यहाँ पे हम मान रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/1, मतलब A1/A2 बराबर 4/1। हमारे ये प्रश्न का पहला उत्तर है। इस प्रश्न में 2 पार्ट हैं, तो पहले पार्ट का आंसर हो गया 4/1। अब आगे प्रश्न को पढ़ते हैं, अगला पार्ट। तो साथ ही व्यतिकरण होने पर अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि जब व्यतिकरण होगा तो हमें अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात कितना होता है, Imax बटे Imin बराबर होता है वर्गमूल के अंदर I1/I2 प्लस 1 का वर्ग बटे वर्गमूल के अंदर I1/I2 माइनस 1 का वर्ग, ये -1 है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पिछली वीडियोज़ की जहाँ पे हमने ये बताया है, वहाँ से आप ये जाके देख सकते हैं कि ये किस तरीके से आता है, अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात व्यतिकरण करने पर। तो अब हम यहाँ पे मान रख देंगे वर्गमूल I1/I2 का, तो ये क्या हो जाएगा 4/1 धन 1 बटे 4/1 ऋण 1 और पूरे का वर्ग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से देखिए 4×1 5/3 पूरे का वर्ग। तो ये क्या हो गया 25/3, 25 बटे ये हो जाएगा बराबर 25/9। तो हमारा अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात कितना आ गया, Imax अनुपाते Imin बराबर हो गया 25/9, और ये हमारे दूसरे भाग का उत्तर हो गया।